नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 14 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत सांद्रित को न छुएं, परंतु क्या आप जानते हो कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत सांद्रित को छूना क्यों खतरनाक हो सकता है। हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत सुचालक अच्छे चालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो विद्युतहीन यानी विद्युत के हीन चालक होते हैं। अब हम कक्षा 6 में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ आपके अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने यह सपरिचित बनाया था। क्या इसे सुनिश्चित करने में सपरिचित ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी। हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा, एल्यूमीनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे कि रबड़ ये जैसे सुचालक और ये हीन चालक कहा जा सकता है। प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते, तथापि अभी तक हमने अपने टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे, लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होते, क्या द्रव भी विद्युत चालन करते, आइए हम ज्ञात करते हैं। तो हमने अभी तक खाली उस टेस्टर से इतनी जांच की थी कि कौन सा चालन है, तो जिसके अंदर हमने ठोस अवस्था में थे, लेकिन द्रव में हम क्या ये जान सकते थे है कि विद्युत चालन करते। आइए अब हम इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। चित्र 14.1 का प्रयोग कर सकते हैं, तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। टेस्टर का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। तो देखिए, हम इस तरीके का उपयोग भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्रियाकलाप 14.1 बताया गया है, जिसमें सपरिचित्र के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही टेस्टर परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त होने चाहिए, तथापि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता, इसका अर्थ है कि सपरिचित्र कार्य नहीं कर रहा। क्या आप इसके संभवतः कारण बता सकते? क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या वाल्व फ्यूज हो सकता है, अथवा आपको सेल बेकार हो जाए। जांच कीजिए कि सभी संयोजन कैसे हुआ है या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो वाल्व को बदल दीजिए। अब फिर जांच कीजिए और सपरिचित्र कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अब भी कार्य नहीं कर रहा तो सेलों को बदल दीजिए। देखिए, इस प्रकार जब समपरिचित्र भलीभांति कार्य करने लगे तो उपयोग में विभिन्न द्रवों परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। अब देखिए, अभी हम क्रियाकलाप 14.2 बताया है। बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ टुकड़े एकत्रित कर उन्हें साफ करिए और एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेलिए और अपने सपरिचित्र को इस ढक्कन से के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू या रस के सिरके में डुबोइए और ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर न हो, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी न करें। क्या सपरिचित्र यानी टेस्टर बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके में सुचालन या हीन चालन में से किस वर्ग में रखेंगे? जब टेस्टर के दोनों सिरे के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो टेस्टर के परिपथ पूरा हो जाता है और परिपथ में विद्युत धारा
प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त होने लगता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने अंदर प्रवाहित होने नहीं देता तो टेस्टर का परिपथ पूरा नहीं हो पाता है और बल्ब दीप्त नहीं हो पाता है। कुछ स्थितियों में बल्ब के चालक होने पर संभव हो सकता है और बल्ब दीप्त न हो ऐसी क्रियाकलापों जो 14.2 में हो सकती है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल हो तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। अब आप यह जानना चाहोगे कि किस परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि जब उसका बल्ब जल रहा है तो उसमें से विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है। तो प्रभावित होने के कारण वो क्या हो रहा है? बल्ब जल रहा है। और जब उसमें से बल्ब नहीं जल रहा है तो अब हमें पता चल जाता है कि ये दुर्बल है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो आपने देखा होगा कि कभी भी कोई बल्ब जल रहा हो तो जलने के बाद अगर आप उसे बंद करते हो तो वो आपको गर्माहट महसूस होती है। चलिए अब आगे। यद्यपि कोई पदार्थ में विद्युत का चालन कर सकता है तो परंतु ये संभव है कि धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन कर पाता हो, जिसके कारण सपरिचित का परिपथ को पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम ऐसा कोई अन्य सपरिचित बना सकते हैं? दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सकते हैं। एक अन्य सपरिचित बनाने के लिए विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है और किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय सुई विक्षेपण देखा जा सकता है और चुंबकीय प्रभाव का उपयोग कर कर कोई सपरिचित बना सकता है, जो क्रियाकलाप 14.3 में हमें बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे अब हमको क्या करना है? चुंबक की जो सुई है उसके साथ क्रियाकलाप करना है। अब एक माचिस की डिब्बी लेनी है, टीन। अब आपको उस पर चित्र में दर्शाए अनुसार फेरे लपेट लिए और ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबक की सुई रखी है। अब तार के एक स्वतंत्रता सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए और तार के दूसरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार के एक दूसरे टुकड़े लेकर बैटरी दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। इस तरीके से आपको जोड़ना है। अब देखिए दोनों तारों में स्वतंत्रता सिरे को क्षण मात्रा के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराई। चुंबक की सुई को तंतु विक्षेपण देखना चाहिए। आपका तार के दो स्वतंत्रता सिरे जिसमें सपरिचित्र तैयार हो। अब इस सपरिचित्र का उपयोग करके क्रियाकलाप 14.2 को दोहराइए और स्वतंत्रता सिरे को नींबू के रस में डुबोकर चुंबक की सुई का विक्षेपण कीजिए। उसी तरह टेस्टर के दो सिरे को नींबू के रस से बाहर निकालिए और उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछकर सुखाइए और क्रियाकलापों को अन्य द्रव जैसे कि टोटी का पानी, वनस्पति का तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबक की सुई विक्षेपण दर्शाती है अथवा नहीं। अपने प्रेक्षणों को सारणी 14.1 में अंकित कीजिए। तो आपको यहाँ पे इनको अंकित करना है। चलिए सारणी 14.1 में हम देख सकते हैं कि कुछ द्रव विद्युत सुचालक तथा कुछ हीन चालक है। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यह कारण है कि पदार्थों के चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत अधिक मान्यता दी जाती है। जैसे कि टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया जाता है। आसुत जल विद्युत चालन के परीक्षण कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पे बताया गया है। एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन से लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल लीजिए। अब आसुत जल के विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं और सपरिचित का उपयोग कर कर परीक्षण कीजिए और आसुत जल में विद्युत चालन अथवा नहीं है। क्या आप पाते हैं कि आसुत जल विद्युत
चालन करता है। अब एक चुटकी साधारण नमक ले लीजिए, इसे आसुत जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए तो क्या निष्कर्ष निकलता है। तो अब हमें जो परीक्षण करना है वो आसुत जल से परीक्षण करना है। जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हम नमक को घोल प्राप्त करते हैं और विद्युत का एक अच्छा चालक है, जैसे कि नलों में, हैंडपंप में, कुओं में, तालाबों में आदि में प्राप्त होता है, वह शुद्ध नहीं होता। इनमें अनेक लवण मिले हुए होते हैं। खनिजों के लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसीलिए यह जल विद्युत सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल के लवणों से मुक्त होने के कारण हीन हो जाता है। हमने देखा है कि जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। और वे कौन से अन्य पदार्थ जो आसुत जल में घोलने पर इसे चालक बना देते हैं। चलिए अब हमें यहाँ पे क्रियाकलाप बताया गया है। बोतलों में एक प्लास्टिक का रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए, प्रत्येक में लगभग 2 चाय चम्मच बराबर आसुत जल भरिए। एक ढक्कन में आसुत जल की कुछ बूंदें नींबू के रस, तनु, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की मिलाइए। दूसरे ढक्कन में आसुत जल में कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आपको डालना है। तो जिसमें आपको क्या करना है, 2 डब्बे लेने हैं और 2 चाय के ढक्कन के बराबर आसुत जल लेना है। उसके अंदर हमें हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, उसके बाद में ढक्कन और उसमें कॉस्टिक सोडा इस तरीके से मिलाकर आयोडाइड जैसे क्षार के कुछ बूंदे मिलाएं और तीसरे ढक्कन में आसुत जल की थोड़ी चीनी डालकर घोलिए। परीक्षण कीजिए इन विलयों में से कौन सा विलय विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं। आपके परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्यों में अम्ल, क्षार, लवण के विलय होते हैं, जैसे कि चालक विलय में प्रवाहित होता है। क्या आप उस विलय को कोई प्रभाव उत्पन्न होता है। देखिए अब हम कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप प्रभावों की सूची बना सकते हैं जिसमें धारा में चालक विलयन से प्रभावित होता है। क्या आप प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। आइए हम पता लगाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमको करना है। हमको 2 बेकार सेलों से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकाली है, उसकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ कर तांबे की तार से लपेट दीजिए और बैटरी से जोड़ लीजिए और इलेक्ट्रोड कहते हैं इलेक्ट्रेट। देखिए इस तरीके से आपको जैसे कार्बन छड़ को जोड़ना है, उसके बाद जल में डुबोकर आपको प्रेक्षण करना है तो आपको पता चल जाएगा। स्थान पर लगभग 6 सेंटीमीटर लंबे लोहे की कील से भी ले लीजिए और किसी कांच के गिलास में प्लास्टिक की कटोरी 1 प्याला जल भर लीजिए और जल की और अधिक चालक बनने के लिए इनमें से एक छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू रस की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोड को डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि अब कार्बन डाइऑक्साइड की छड़ों में टोपियों में जल से बाहर रहे। 3 से 4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोड को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोड के समीप किसी गैस के बुलबुले देख सकते हैं। क्या हम विलयन में होने वाले परिवर्तनों को कह सकते हैं जो कक्षा 7 में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा का स्मरण कीजिए। किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित रासायनिक अभिक्रिया, इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखा जा सकता है। विलयनों के रंग में परिवर्तन भी होता है। तो हम क्या देखते हैं, बुलबुले देखने को मिलते हैं और उनके रंग में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें जैसे रासायनिक अभिक्रिया की जाती है और विलयन में इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है। विद्युत धारा कुछ रासायनिक प्रभाव भी हम देख सकते हैं। तो हमें अलग अलग विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। अब बूजों ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि कुछ फल एवं वनस्पति भी विद्युत चालन करती है या नहीं। एक आलू को 2 बराबर भागों में काट लीजिए तथा टेस्टर के तांबों के तारों को इनसे जोड़ लीजिए। तो अब तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया और वह आलू में निविष्ट किए गए सपरिचित के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह
वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा तथा सा धब्बा बन गया, जबकि दूसरी ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं था। उसे इस प्रेक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पहले के इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। उन्होंने पाया कि धन टर्मिनल में संयोजित चारों ओर ही नीला धब्बा है। अनुभव किया कि खोज अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि उपयोग में बॉक्स में छपी बैटरी धन टर्मिनल की पहचान करा सकती है। उन्होंने अपनी इस खोज के बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। यदि याद रखें कि बूजो ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया कि आलू विद्युत चालक करता है या नहीं। उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है और उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। और वास्तव में विज्ञान में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप खोज किसी चीज़ को रहे होते हैं और आपको कुछ अन्य खोज कर लेते हैं, और अनेक महत्वपूर्ण खोजों इसी प्रकार से हुई है। चलिए अब आगे।